Hello everyone, my name is Tuba Mahfouz and in this lecture I will be teaching you law of variable proportion. So सबसे पहले तो law of variable proportion का ना different नाम है, तो हम लोग वो देखते हैं कि वो क्या है. ठीक, तो सबसे पहले law of variable proportion को और किस नाम से जाना जाता है? law of returns, law of returns to factor, law returns to variable factor. ठीक है, ये तीन नाम तो इसके ये हो गए और प्लस ये वाला तो नाम है ही law of वेरिएबल प्रपोर्शन. ठीक, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है? इट शोज द रेट ऑफ चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर बीइंग ऑल द अदर फैक्टर फिक्स. ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम एक वेरिएबल फैक्टर होता है. ठीक, वेरिएबल फैक्टर में हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं और उसका असर हम किसके ऊपर देखते हैं? हम आउटपुट पे देखते हैं. ठीक है, जो हमारा आउटपुट है उसको उसके ऊपर हम किसका असर देखते हैं? चेंज इन वेरिएबल फैक्टर का. ठीक, तो अब होगा हमें जानना होगा कि इसके अजम्पशन क्या है. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ना कुछ डिफरेंट अजम्पशन है. क्या है इसके अजम्पशन? ये ना शॉर्ट रन पे अब एप्लीकेबल होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके ऊपर ऑपरेट करता है? शॉर्ट रन में. याद है शॉर्ट रन में हमने बताया था कि शॉर्ट रन में दो चीजें होती है, दो पार्ट में फैक्टर्स को डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से फैक्टर्स में? पहला तो वेरिएबल फैक्टर में और दूसरा वेरिएबल फैक्टर में और दूसरा हमारा फिक्स फैक्टर. ओके, तो हम शॉर्ट रन में ही दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं और इसके अंदर भी देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी क्या किया जा रहा है? फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, वेरिएबल और फिक्स में. और ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ अप्लाई करता है ना सारे फिक्स फैक्टर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग लैंड ऑल्सो. और इसकी अजम्पशन क्या है? ये लॉ कहता है कि लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन डिफर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी. इसके अंदर बोलता है ना कि डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को किसके साथ कंबाइन किया जा रहा है? फिक्स फैक्टर के साथ. और उसका असर किसके ऊपर देखा जा रहा है? हमारे आउटपुट के ऊपर. और ये अज्यूम क्या करता है ये वाला लॉ कि लॉ अप्लाई टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली. मतलब ये किसके ऊपर काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ये काम करेगा. और इसके अंदर ये कहा गया है कि जो आउटपुट में चेंज हो रहा है ना, वो चेंज किसकी वजह से है? वेरिएबल फैक्टर की वजह से है. ये लॉ ये कहता है और इसका चेंज ना इसके ऊपर एकदम अच्छे से देखा जा सकता है. मतलब वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंज करने पे जो आउटपुट पे चेंज हो रहा है ना, वो एविडेंटली देखा जा सकता है. ठीक है, इजिली डिटरमाइन किया जा सकता है. और ये लॉ क्या बोलता है? it assumes that the factor of production becomes imperfect substitute of each other beyond a certain limit. एक लिमिट के बाद, जैसे ये लिमिट है समझ जाओ, इस लिमिट के बाद ना, इस लिमिट के बाद जो तुम्हारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एफओपीज हैं जो, वो क्या हो जाएंगे? परफेक्टली इम्परफेक्टली सब्सटीट्यूट हो जाएंगे एक दूसरे के लिए. ठीक, फिर द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ. और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी. इट इज अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट. क्या मतलब है? जैसे अगर आपका वेरिएबल फैक्टर फॉर एग्जांपल हमारा लेबर है, ठीक है, तो लेबर क्या हो सकते हैं? मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. बट अच्छा, ये तो आप भी मानते होंगे कि फिजिकली मेल जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू मेन, अरे फीमेल, है ना? मेन आर मोर स्ट्रोंगर देन फीमेल्स. सो बट इस लॉ में क्या माना गया है कि लेबर तो लेबर है भाई, वो उसके ना हम बाइफरकेट नहीं करेंगे मेन और वुमेन में, और उसकी एफिशिएंसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. ये लॉ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता लेबर के अंदर या वेरिएबल फैक्टर के अंदर. ये कहता है जितना मेन इक्वल एफिशिएंट है उतना ही हमारी कौन एफिशिएंट है? वुमेन भी एफिशिएंट है. और ये सबको बराबर मान के चलता है. ठीक, अब ना इस पिक्चर से आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि ये लॉ है क्या. अब देखो, एक यूनिट ऑफ लेबर हमारा अगर हम काम कर रहा है 1 एकड़ ऑफ लैंड पे, तो हमारा आउटपुट कितना बन रहा है? एक फ्लोर बना पा रहा है. पर अगर वही हम एक की जगह कितने ले लें? 2 लेबर्स ले लें, वेरिएबल फैक्टर को हमने चेंज किया. बट सी हेयर इज द डिफरेंस. देखो, लेबर के लैंड जो थी वो हमारा फिक्स फैक्टर थी. यहाँ भी हमारी लैंड 1 ही एकड़ है और यहाँ पे भी हमने एक ही यूनिट एक ही यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर जो कि हमारा लैंड माना है, और यहाँ पे भी हमने एक ही यूनिट ऑफ लैंड माना है. लेकिन हमारा वेरिएबल फैक्टर में क्या किया? हमने चेंज किया और इसके वजह से हमारा क्या हुआ? आउटपुट चेंज हुआ. सी,
यहाँ तक हम सिर्फ 1 फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बना पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम कितनी फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बना पा रहे हैं? 3 फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बना पा रहे हैं। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको यही समझाता है क्या, कि हमने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर में चेंज किया एंड उसके वजह से हमारे आउटपुट पे चेंज आया, लेकिन हमने किसका कॉम्बिनेशन लिया, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों का लिया, लेकिन फिक्स फैक्टर को हमने क्या रखा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस पिक्चर की वजह से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये ना, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और इस स्टेजेस में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस हमको बताती हैं क्या, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या क्या चेंज आ रहा है। वो हम लोग इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।